अब देखो लास्ट क्लास में जो आपके पास में मिरर या फिर आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल इमेज थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और वहां पर हमने जो एक प्लेट है उसके एक साइड में हमने कोई आवेश रखा था, और उसके ही जैसा दूसरा आवेश जो इसके इमेज के रूप में उसी से जितनी डिस्टेंस हो पहला आवेश उतनी डिस्टेंस के ऊपर इस प्लेट से दूसरी तरफ एक दूसरा आवेश था, उनके कारण हम क्या करते थे, किसी बिंदु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और किस किस का मान निकालना था हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का मान निकालना था, और उस कंडीशन में जो इक्वेशन हमें जो मिली थी मेन वो क्या थी, प्लस और ए आर कॉस थीटा। एक तो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद में जो पोटेंशियल है उसकी इक्वेशन थी V बराबर क्या था, 1/4πε0 Q कोष्टक में 1/r² माइनस 1/r² प्लस 4a² प्लस 4ar cos थीटा की पावर 1/9। इस इक्वेशन की सहायता से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो घटक निकाले थे, एक तो ई आर वेक्टर और एक ई थीटा। ई आर का जो मान था वो किसके बराबर था, ई आर का मान, ई आर बराबर आपके माइनस के डेल वी अपॉन डेल आर। इसकी वैल्यू जो थी आपके वो क्या निकली थी, Q अपॉन 4πε0 कोष्टक में 1/r² माइनस r प्लस 2a cos थीटा अपॉन जी क्या है r² प्लस 4a² प्लस 4ar cos थीटा की पावर 3/2। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको r डैश की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि है क्या r डैश ही है। r डैश क्या है, √r² प्लस 4a² प्लस 4ar cos थीटा। अगर पावर लगेंगे 1/2, क्यूब करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ई थीटा का मान जो हमने निकाला था वो क्या था, माइनस के 1/r डेल वी बाई डेल थीटा। वो वैल्यू जो थी वो क्या थी आपके, Q अपॉन 4πε0 और कोष्टक में क्या आएगा आपके 2a साइन थीटा अपॉन r² प्लस 4a² प्लस 4ar cos थीटा की पावर 2। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो इस डायग्राम में देखोगे ना तो दो घटक होंगे, मतलब ये आपके पास में बिंदु P है r थीटा, आपके पास में क्या है, दो घटक, एक तो त्रिज्यीय घटक है और दूसरा कौन सा है आपके पास में, पार्श्व घटक। तो अगर आप डायग्राम बनाओ तो सिर्फ ओनली फॉर ओनली इसके ऊपर जो ये आपके पास डायग्राम है इसके अंदर इस बिंदु इस आवेश और इस आवेश के कारण इस बिंदु के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके x घटकों को लिखोगे तो वो किस प्रकार से लिखोगे, जैसे कि मान लो कि आपके पास में ये Q आवेश, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, बिंदु P, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा हो गया तो यहां से हमने अगर ये एक्स एक्स बनाए तो इस बिंदु के ऊपर ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में देखो अब यहां से हमें क्या निकालना है, इसके त्रिज्यीय घटक और किस किस का मान ज्ञात करना है, और हमें ज्ञात करना है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा। अब देखो त्रिज्यीय घटक जो कि किसके आर की डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे तो ये आर वेक्टर आ जाएगा। अब आपके पास में पार्श्व घटक जो कि क्या होगा, इस तरीके से इसी के लंबवत होगा पार्श्व घटक, तो उसको आप क्या लिखोगे, ई थीटा वेक्टर इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो ये एंगल तो कितना है, ये इसके लंबवत घटक, तो ये एंगल का मान क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपके 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये जो आपके जो पास में जो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा करके ये आपके पास दो घटक है ई आर वेक्टर और ई थीटा वेक्टर। इसके अगर आप क्या लिखोगे, दो घटक लिखोगे, किस अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, मतलब ये जो एक्स अक्ष की दिशा में इसके दो घटक लिखोगे तो इसका एक्स अक्ष की दिशा में ये घटक जो होगा वो क्या होगा, ई आर कॉस थीटा होगा। लेकिन इसका भी इस दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा,
ई आर कॉस 19 माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या है, सॉरी ई थीटा साइन थीटा के रूप में। ठीक है, तो इस बिंदु P के ऊपर जो आपने आवेश लिया है चालक प्लेट के नजदीक, उस निकटतम आवेश के कारण लंबवत दिशाओं में जो ये घटक है इस बिंदु के चालक प्लेट के लंबवत दिशाओं में घटक, उसका मान क्या होगा इन दोनों, क्योंकि आप देखो प्लेट इस तरीके से होगी और ये दोनों घटक क्या है इस प्लेट के लंबवत घटक है, तो लंबवत दिशा वाले घटकों का क्या मान होगा, विद्युत क्षेत्र उसी के आगे कंटिन्यू है, विद्युत क्षेत्र का चालक प्लेट के लंबवत दिशा में घटक क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, इसकी वैल्यू ई ऑफ एक्स, बस यूज इसी का होगा, इसी लंबवत घटक की सहायता से, क्योंकि आप देखो है क्या, ये इस चालक प्लेट से भी किसी लंबवत डिस्टेंस ए के ऊपर स्थित है, तो अपन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे लंबवत घटक की सहायता से आप क्या कर सकते हो कि जो इसका इलेक्ट्रिकल इमेज रूप में जो चार्ज है वो क्या होगा माइनस क्यू के बराबर होगा या नहीं होगा, वो हम क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। तो यहाँ से ई एक्स बराबर आप क्या लिखोगे, ई आर कॉस थीटा माइनस ई थीटा साइन थीटा लिखोगे। अब ई थीटा और ई आर का इसका मान रखना है, देखो इसको हम क्या मान सकते हैं, आर डैश मान सकते हैं, इसको भी आर डैश मान सकते हैं, क्योंकि आर डैश की वैल्यू आपको मालूम है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोस टर्म में क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है पीछे कॉस थीटा से, ई आर का मान क्या है आप देखोगे यहाँ पर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ में कॉस थीटा गुना होगा तो कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2a कॉस थीटा मल्टीप्लाई पीछे और क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन आर डैश का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 2a साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आर डैश का क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां से ये इक्वेशन और किस प्रकार से चेंज होगी, यहां से ये इक्वेशन ई एक्स बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर cos थीटा अपॉन आर डैश का क्यूब माइनस 2a आर डैश cos स्क्वायर थीटा अपॉन आर डैश का क्यूब माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डैश का, ये आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स एक्स के घटक में। अब देखो अब यहाँ पर किसी न किसी डिस्टेंस के ऊपर मतलब क्या है, ये बिंदु Q से ये आर दूरी के ऊपर है, अगर मान लो कि जो आपने बिंदु P लिया है, या तो बिंदु P किसके ऊपर आ जाए प्लेट के ऊपर आ जाए, या तो क्या हो दोनों के दोनों जो आपके पास में आवेश है, एक तो इलेक्ट्रिकल इमेज के रूप में जो आवेश है वो, और दूसरा आपके पास जो निकटतम बिंदु निकटतम दूरी एक के ऊपर रखा हुआ आवेश Q, ये दोनों क्या आ जाए अगर चालक प्लेट के ऊपर आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों आवेशों के द्वारा दोनों आवेशों की जो दूरी है किससे बिंदु P से वो क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यदि क्या हो या तो दोनों आवेश क्या आ जाए, आवेश चालक प्लेट पर स्थित हो या फिर क्या हो बिंदु P कहां पर स्थित हो, P प्लेट पर स्थित हो। तो आपको मालूम P अगर किसके ऊपर आ जाएगा प्लेट पे आ जाएगा, तो आपको मालूम है प्लेट से दोनों की डिस्टेंस क्या है ए है,
तो दोनों ही जब उस बिंदु के ऊपर पोटेंशियल या फिर दोनों आवेशों का पोटेंशियल को ज्ञात करेंगे उस बिंदु पी पे, तो दोनों के कारण जो डिस्टेंस तय की जाएगी या जो डिस्प्लेसमेंट होगा उन दो बिंदु पी और इन दो आवेशों के मध्य का, वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ से ये आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। तो अब इस इक्वेशन के अंदर देखो ई एक्स का या एक्स घटक का मान क्या आ जाएगा आपकी, ई एक्स बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस cos थीटा आर अपॉन आर क्यूब माइनस 2a अपॉन आर क्यूब कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये से ये गया तो यहाँ पे आपके पास में ई एक्स बराबर क्या बच गया, 2aq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नंबर क्या लगाना है। अब देखो ये क्या है, इस प्लेट के ऊपर क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान है, ठीक है। और आपने रियलिटी में आप देखो तो किसी आवेशित प्लेट के ऊपर अगर आप विद्युत क्षेत्र का मान देखते हो तो वो क्या होता है, जिसके ऊपर आवेश उपस्थित हो या आवेशित प्लेट हो, चालक प्लेट हो, उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ई एक्स क्या हो जाएगा आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, लंबवत दिशा में। ये समीकरण नंबर बी। अब इस इक्वेशन नंबर बी और ए का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उस प्लेट के ऊपर जो आवेश घनत्व होगा उसका मान क्या आ जाएगा, सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा, -2a³ अपॉन 4 पाई आर बराबर a³ माइनस के अपॉन 2 पाई r³ के बराबर। ये क्या हुई आपकी इक्वेशन नंबर सी। अब देखो ये एक चालक प्लेट, जो आपके पास में चालक प्लेट है, उस चालक प्लेट के ऊपर कितना आवेश है या फिर इलेक्ट्रिकल इमेज के रूप में कितना आवेश है वो अगर नोट करना है तो आपको मालूम है कि जैसे आप चालक प्लेट के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते थे तो उस कंडीशन में क्या करते थे, इस तरीके से ये चालक प्लेट का निर्माण किया, उसके अंदर आप क्या करते थे, एक अल्पांश आयतन लेते थे, ठीक है। इस अल्पांश आयतन के ऊपर आप क्या करते थे, आवेश का मान, आप इस अल्पांश आयतन के ऊपर आवेश का मान क्या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्ञात कर सकते हो, आवेश का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखो दूसरी चीज ये वही प्लेट है जो आपने यूज की है, वो किससे कनेक्टेड है, पृथ्वी से कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन में देखो अगर ये जो एक चालक प्लेट है इसके अंदर हमने एक अल्पांश आयतन लिया या फिर अल्पांश क्षेत्रफल लिया, उस अल्पांश क्षेत्रफल की जो त्रिज्या है उसकी रिंग की वो x, इसकी मोटाई क्या है dx, तो इसका इस प्लेट के अंदर जो ये छोटे छोटे हमने दो वर्त लिए इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA बराबर 2 पाई x इंटू dx के बराबर होगा, ठीक है। उसके बजाय मान लो कि ये जो प्लेट है इसके ऊपर प्लेट के अंदर जो ये इसके ऊपर आपको मान ज्ञात करना है, टोटल आवेश Q का मान ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिकल इमेज के रूप में जो आवेश है उसका मान ज्ञात करना है। और इसके ऊपर मान लो कि ये जो छोटा सा आपने क्षेत्रफल लिया है या अल्पांश लिया है उसके ऊपर अगर आवेश का मान dQ हो तो उस कंडीशन के अंदर है किसके अंदर, एक प्लेट के अंदर, और प्लेट के सरफेस के ऊपर जो आवेश वितरित किया जाता है उसको पृष्ठ आवेश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे भी आपको इसका इस अल्पांश का आपको क्या मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है, तो उस कंडीशन के अंदर इस अल्पांश के क्षेत्रफल पर आवेश का घनत्व क्या होगा या फिर आवेश का मान क्या होगा, क्योंकि ये इसी प्लेट का है तो आवेश घनत्व तो इसका भी क्या होगा, सिग्मा ही होगा, पर उसकी सहायता से हम इस प्लेट के ऊपर कितना आवेश उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो dq बराबर आप क्या लिखोगे, dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी। अब देखो इससे लंबवत दूरी a के ऊपर क्या है आपके पास में एक आवेश, अन्य आवेश q उपस्थित है, उसी के कारण इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इमेज के रूप में दूसरा आवेश इसके पास में प्रोड्यूस होता है माइनस के q, या फिर इसके ऊपर हम उसका विकर्ण कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में इसकी यहाँ से ये दूरी क्या होगी, r बराबर
डिस्टेंस इस पॉइंट की यहाँ से ये दूरी, ये r बराबर आपकी क्या लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में लिखी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अब मान क्या रहे हैं, इसी प्लेट के ऊपर क्या मान लो कि वो बिंदु P इसी जगह पर है, तो उस कंडीशन में इस आवेश की इस बिंदु से ये दूरी r जो है किसके रूप में लेके जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि अब ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन किस का बेस के ऊपर हो रही है, इस बेस के ऊपर हो रही है कि हमने जो बिंदु P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल लिया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को हमने अब किसके फॉर्मेट में ज्ञात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले से मालूम है, पर अब उस बिंदु के ऊपर या इस प्लेट के ऊपर जो ये आवेश क्यों है, इसके कारण इलेक्ट्रिकल इमेज के रूप में जो आवेश प्रोड्यूस होगा उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, वो बिंदु जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो पी आर थीटा के ऊपर ज्ञात किया था, उस पी को हमने किसके ऊपर मान लिया, इसी प्लेट के ऊपर माना। तो उस घंटे में उसकी डिस्टेंस को क्या लिखा हो जाएगा, आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा जाएगा। तो डी क्यू बराबर क्या है, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, और जो आपने आवेशित प्लेट के लिए जो सिग्मा का मान ज्ञात किया अभी इस प्लेट के लिए, ये सिग्मा किसके बराबर आया, माइनस के ए क्यू अपॉन 2 पाई आर क्यूब के। तो यहाँ से एक तो सिग्मा का मान रख दिया जाएगा, दूसरा जो आपने अल्पांश लिया है, जो एरिया बनाया है उसके सेंटर पॉइंट से बिंदु पी के लिए, इसका एरिया कितना डी ए बराबर 2 पाई एक्स डी एक्स, दोनों ही मान रखेंगे। तो डी क्यू बराबर आपके क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू ए अपॉन 2 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। आप देखिए, तो पृष्ठ पर कुल आवेश का मान क्या हो जाएगा, इसका क्या कर लो, समाकलन करें, समाकलन करेंगे इसकी डिस्टेंस के सापेक्ष, जो इसकी इस बिंदु से यहाँ तक ये डिस्टेंस, इसके सापेक्ष जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस प्लेट के ऊपर इस आवेश के कारण कितना इलेक्ट्रिकल इमेज चार्ज हमें प्राप्त हो गया, उस इलेक्ट्रिकल इमेज चार्ज का परिणामी मान क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो पृष्ठ पर कुल आवेश Q बराबर, या कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू कैपिटल Q इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिट। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में, मतलब 1 2 या 3 के रूप में मिले, ये आवेश इसके नजदीक भी स्थित हो सकता है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये लिमिट क्या लगेगी, 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट वाली कंडीशन में पोटेंशियल एक 0 हो सकता है, और एक इस प्लेट के ऊपर ही ये आवेश उत्पन्न हो रहे तो भी उस कंडीशन के अंदर इसके ऊपर पोटेंशियल का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में ये प्लेट क्या हो जाएगी, प्लेट किससे कनेक्टेड है, और तो भू संपर्कित है, तो इस वजह से भी इसका पोटेंशियल 0 होता है। अब देखो 0 टू इनफिनिटी डी क्यू का मान रखेंगे तो क्या होगा, माइनस के क्यू ए अपॉन आर क्यू 2 पाई से ये 2 पाई गया इंटू एक्स इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू माइनस के क्यू ए बाहर आ गया, R का मान किसके बराबर है, आप देखो यहाँ से आपने ये लंबवत दूरी ली, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है इस वजह से, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब देखो, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो प्लेट के नजदीक आवेश माइनस प्लस के क्यू है, उसके कारण इलेक्ट्रिकली इमेज के रूप में जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो इसी के जैसा होगा या इसकी ऑपोजिट ध्रुवता होगा, वो पता चल जाएगा। वैसे डेफिनेशन में पहले ही बता दिया था कि उत्तरी किसी भी आप पदार्थ को लेते हो, उसके निकटतम आवेश जो होता है उसका इलेक्ट्रिकल इमेज चार्ज जो होता है वो उसी से उतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ उसके विपरीत ध्रुवता का होता है। ये हमें पता करना है कि उस आवेश का मान क्या होगा। तो यहाँ से अगर क्यू की वैल्यू माइनस की क्यू आ जाती है तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है वो एकदम सही है। अब देखो इसके अंदर क्यू बराबर माइनस के क्यू ए 0 टू इनफिनिट, देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो 2x dx इसके क्या आ जाएगा, टी dt आ जाएगा, x dx इज टू dt बाय 2 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार आप क्या कर रहे हो, लिमिट के लिए x बराबर क्या रख रहे हो 0, तो उस कंडीशन में t किसके बराबर आ जाएगा a स्क्वायर। एक बार आप x बराबर क्या रख रहे हो इनफाइनाइट, तो आपको मालूम है
इनफाइनाइट के अंदर कुछ भी जोड़े तो वैल्यू तो इनफाइनाइट रहती है, तो ये लिमिट कहां पे चली जाएगी, इनफाइनाइट के ऊपर चली जाएगी। तो अब देखो इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे तो क्या आएगा, q बराबर माइनस के q ऑफ ए स्क्वायर टू इनफाइनाइट 1 अपॉन t की पावर 3/2 इंटू dt बाय 2 आ गया। ठीक है, तो q बराबर माइनस के क्यू ए अपॉन 2 कोष्टक में ए स्क्वायर टू इनफाइनाइट 1 अपॉन टी की पावर 3/2 dt। तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर माइनस के क्यू ए अपॉन 2 कोष्टक में -2 अपॉन टी की पावर 1/2 की पावर ए स्क्वायर टू इनफाइनाइट, क्योंकि टी की पावर माइनस के 3/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस के 3/2 प्लस 1, तो एक माइनस का साइन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर माइनस का साइन बाहर कॉमन भी ले लेते हो तो ये इंटीग्रेशन आप किस प्रकार से, इसको मान किस प्रकार से लिखोगे, क्यू ए अपॉन 2 कोष्टक में 2 अपॉन टी की पावर 1/2 और ए स्क्वायर टू इनफाइनाइट। अब मान रखो इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो उस कंडीशन में देखो q बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू ए अपॉन 2 कोष्टक में 2 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 2 अपॉन, ये वैल्यू तो 0 हो गई, q बराबर क्या आ गया, माइनस के क्यू। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल इमेज की जो डेफिनेशन थी या उसके द्वारा जो डिफाइन किया गया था कि उससे उतनी ही दूरी पर दूसरा आवेश जो कि उसके ऑपोजिट ध्रुवता का होगा वो पाया जाएगा, वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे आवेश का मान क्यू भी आपको क्या मिल रहा है, माइनस क्यू के बराबर मिल रहा है। चलो अब देखो, अब इसका एक जो है सेकंड लास्ट टॉपिक जो आपने इससे पहले लाप्लास इक्वेशन पढ़ी थी, इसके अंदर डेल स्क्वायर वी किसके बराबर था, 0 के बराबर था। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है ये हमें पढ़ना है। तो देखो रियल में देखा जाए तो लाप्लास इक्वेशन जो है अगर आप 1 डायमेंशन में लिखो तो भी वो लिखी जा सकती है, सेकंड 2 डायमेंशन में भी लिखी जाती है और 3 डायमेंशन में भी वो इक्वेशन लिखी जाती है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में क्या सॉल्यूशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास समीकरण का सामान्य। अब देखो लाप्लास समीकरण जब हमने पढ़ी थी तो उस कंडीशन के अंदर आपको मालूम हुआ डेल स्क्वायर वी कोष्टक में एक्स वाई जेड अगर 3 डायमेंशन में पढ़े तो 3 डायमेंशन के अंदर ये किसके बराबर होगा, 0, क्योंकि आपको मालूम है ये प्राप्त किससे होती है, पॉइजन इक्वेशन में से डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपने जो पदार्थ लिया है उसके ऊपर आवेश घनत्व का मान रो बराबर 0 हो जाए तो जो इक्वेशन प्राप्त होती थी वो क्या होती थी, डेल स्क्वायर वी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या थी, लाप्लास इक्वेशन थी। देखो इसमें आपको मालूम है कि डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको मालूम है डेल वेक्टर किसके बराबर है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो उस कंडीशन में डेल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये मान रखेंगे तो इसके अंदर ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर कोष्टक में वी एक्स वाई जेड किसके बराबर हो जाएगा, 0 नंबर 1। अब देखो समीकरण जो पोटेंशियल है वो कैसा है, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर वी एक्स वाई जेड बराबर 0, मतलब ये 3 डायमेंशनल फंक्शन है, मतलब तीनों ही एक्स वाई जेड तीनों के ऊपर ये डिपेंडेंट होगा। मान लो कि जो ये पोटेंशियल है उसका इस समीकरण का जो सामान्य हल है अपन वो किस प्रकार से देख सकते हैं, इन तीनों फंक्शन तीनों चर राशियों के ऊपर डिपेंडेंसी के आधार के ऊपर उपरोक्त समीकरण का हल हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, का हल वी एक्स वाई जेड इसका क्या हो जाए, एक्स ऑफ एक्स
y ऑफ y z ऑफ z के इक्वल हो। ठीक है, तो इस v की वैल्यू को कौन से समीकरण में रखने पर? इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर। इक्वेशन नंबर 2 से मान किस में रखने पर? इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर। मैथमेटिक्स है प्योर, इसके सॉल्यूशन के अंदर और कुछ भी नहीं है, जो आपने डिफरेंशिएशन पहले भी पढ़ रखा है उसी टाइप का। तो देखो क्या वैल्यू आएगी आपके इस इक्वेशन के अंदर, इसको रखोगे तो x के सापेक्ष तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, पर y और z वाली टर्म्स जो है उसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, और y और z उस कंडीशन में इसके आगे की तरफ मल्टीप्लाई में होंगे। तो ये इक्वेशन जो आएगी y ऑफ z डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस z ऑफ x डेल स्क्वायर y अपॉन डेल y स्क्वायर x ऑफ y डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर, तो क्या आ गया 0। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या करो, 3 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में किसका भाग दिया? इक्वेशन नंबर 2 का भाग दिया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर मान लेते हैं कि ये टर्म जो है वो किसके बराबर है? k1 स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म जो है वो किसके बराबर हो जाए? k2 स्क्वायर के। ये टर्म अगर k3 स्क्वायर के बराबर हो तो इन दोनों को भी, इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो वो वैल्यू भी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में 3 वैल्यू क्या मिल गई? 1 अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर k1 का स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी आपकी? डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे कैसे? y के लिए क्या आ जाएगी? डेल स्क्वायर y अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू k2 स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? डेल स्क्वायर y अपॉन डेल y स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। और थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी? 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू k3 स्क्वायर, और ये जो आएगा वो क्या आएगा? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस k3 स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0। देखो ये तीनों इक्वेशन जो है ना, इसके अंदर बीच में कौन सा है? माइनस का साइन है। और आपको, आपने जब 12th के अंदर जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन 11th के अंदर पढ़ा होगा तो आपको मालूम हो, तो इस टाइप की जब इक्वेशन जो होती है उनका सॉल्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल की टर्म्स के रूप में लिखा जाता है। और एक्सपोनेंशियल में भी आपको मालूम हो, जब माइनस का साइन इनके बीच में होता है तो जो एक्सपोनेंशियल में भी वो सॉल्यूशन जो आता है वो कैसा होता है? रियल सॉल्यूशन होता है, ना कि इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से इन तीनों इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का या फिर 2 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन लिखेंगे, तो समीकरण का सामान्य हल, तो वो सामान्य हल जो होगा वो क्या होगा? x ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके? a e की पावर k1x प्लस b e की पावर माइनस के k1x। y ऑफ y क्या आ जाएगा? c e की पावर k2x प्लस b e की पावर माइनस के k2x। और उसके बाद z ऑफ z जो है वो क्या आ जाएगा? e की पावर k3x प्लस f e की पावर माइनस के k3x। और कॉम्बिनेशन के रूप में इसका सॉल्यूशन लिखोगे bx y z के अंदर, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे? उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, ये तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? bx y z। यही क्या है? इसका सॉल्यूशन है। और अगर आपको मालूम हो तो e की पावर k1x और e की पावर माइनस के k1x, तो इनको आपको मालूम हो तो एक और फॉर्मूला होता है ex प्लस e की पावर माइनस के x अपॉन 2 इक्वल्स टू जो होता है वो क्या होता है? cos हाइपरबोलिक x के बराबर होता है। ठीक है, तो ये cos हाइपरबोलिक x के रूप में और sin हाइपरबोलिक x के रूप में भी इन इक्वेशन को लिखा जा सकता है। लेकिन आप बुक के अंदर देखोगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक,
तो उसमें देखोगे ये इक्वेशन सेम की सेम, ये इक्वेशन किस किस के रूप में, cos हाइपरबोलिक x और sin हाइपरबोलिक k1x इसके रूप में क्या लिखी हुई होगी। मतलब वहां पे मैंने यहाँ पे k1 यूज किया तो वहां पे उन्होंने गामा का यूज किया हुआ होगा या फिर अल्फा या बीटा का यूज किया होगा। यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है लाप्लास इक्वेशन का, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे का जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस एक टॉपिक और बचा है इसमें कि कोई भी आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में पोटेंशियल का लाप्लास इक्वेशन के रूप में क्या सॉल्यूशन होगा वो हमें पढ़ना है।